आजकल आपने एक नया जुमला सुना होगा, शॉर्टकट पॉलिटिक्स से शौक लगता है। और फिर एक और नया जुमला आया कि कई पॉलिटिकल पार्टीज मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, कहीं इन रेवड़ियों की वजह से श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। अब एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपको और मुझे परेशानी तो होगी कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, मिनिमम 300 यूनिट्स बिजली माफ कर रही हैं, क्या वो मुफ्त में रेवड़ियां बांट के देश का श्रीलंका जैसे हाल कर देंगी? अब सोचने पे तो आदमी मजबूर हो ही जाता है। रिसेंटली आम आदमी पार्टी का पहला फुल फ्लेज बजट पंजाब में आया है और उस बजट में हम देखेंगे कि क्या है, उस पूरे बजट का एनालिसिस करेंगे। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए कि क्या आम आदमी पार्टी जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं कहीं पंजाब को श्रीलंका की तरह तो नहीं बना देगी, एंड तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, रिसेंटली हरपाल सिंह चीमा जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अपना पूरा फुल फ्लैज बजट 2022-23 का प्रेजेंट किया। अब इस बजट में हम एनालिसिस करेंगे कि जो कोर पैरामीटर्स हैं क्या वो सही भी हैं कि नहीं हैं। बिना सोचे समझे कह देना कि मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं श्रीलंका जैसा हाल कर देंगी, ये भी तो सही बात नहीं है। तो देखते हैं हम कि पंजाब के जो बजट में क्या था। अगर आप देखो पंजाब के बजट के हिसाब से, तो पंजाब का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अब ये जीएसडीपी क्या होता है? बेसिकली द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ ए स्टेट इन ए ईयर इज कॉल्ड जीएसडीपी। इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य में एक साल में जो भी सेवाएं और सामान बनाया गया उसके टोटल को जीएसडीपी कहते हैं। तो पंजाब में इस साल उम्मीद है कि 2022-23 में करंट प्राइसेस के हिसाब से 6,29,834 करोड़ यानी कि 6.29 लाख करोड़ के करीब जो इसका जीएसडीपी होगा, यानी कि इस साल में होने की उम्मीद है। पिछले साल में कितनी थी? अगर आप पिछले साल की देखो तो ये 2021-22 में 5,73,763 करोड़ थी, यानी कि 5.73 लाख करोड़ थी। ये बढ़कर अराउंड 9.8 से 6,29,834 करोड़ हो गई है। इसका मतलब है कि पंजाब की इकॉनमी जो है अराउंड 6.29 ट्रिलियन के करीब है। अब बात करते हैं कि जीएसडीपी के साथ साथ बाकी पैरामीटर का क्या हाल है। तो पंजाब की जो जीएसडीपी की ग्रोथ है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितनी ग्रोथ है, वो 6.76% हुई है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में 6.76% से ग्रो करेगी। ये कांस्टेंट रेट के हिसाब से दे रहा हूं। कांस्टेंट का मतलब है कि 2011-12 के प्राइजेस के हिसाब से, मतलब इसमें जो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा माइनस हो जाता है। तो ये 6.76% से ग्रो करने लगा है। हालांकि ये जो ग्रोथ है, आप ध्यान देखो तो 2020-21 में जो कोविड का लॉकडाउन आया था, उस समय पंजाब की जो जीडीपी थी वो 3.83% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, नीचे गिर गई। उसके बाद ये ग्रोथ आई है, तो ठीक है, लगभग कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम सही से पहचान कैसे करेंगे? जब हम नेशनल लेवल जीएसडीपी से कंपेयर करते हैं। अगर आप नेशनल लेवल जीडीपी से बात करोगे तो पंजाब की जो जीएसडीपी है 2013-14 से लगातार गिर रही है। अगर आप पंजाब की बात करो तो एवरेजली 4.5% से वो ग्रो कर रही है 2015-16 से 2021-22 के बीच में, मतलब 4.5% से पंजाब की जीडीपी ग्रो कर रही है। अगर आप फर्दर देखो तो आपको ये डाटा से समझ आएगा कि जो ये ऑरेंज कलर है ये नेशनल जीडीपी को बताता है। लगभग 2013-14 में ये दोनों की जीडीपी लगभग सेम थी, मगर बाद में नेशनल जीडीपी बढ़ने लगी, स्टेट की जीडीपी गिरने लगी, और अराउंड फिर अगेन 2018-19 में लगभग दोनों की जीडीपी क्लोज थी, मगर फिर भी दोनों में अंतर रहा है। जब कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन हुए उस समय भी जो देश की जीडीपी थी 6.6% से नीचे चली गई, लेकिन फिर भी पंजाब रुके रखा। पंजाब में 3.8% से नीचे गई। लेकिन अब जो उम्मीद है,
अब इस साल की उम्मीद भी ऐसा ही लगता है कि देश की जो जीडीपी है अराउंड 8.8% से ग्रो करेगी, लेकिन पंजाब की जीडीपी 6.8% से ग्रो करेगी। इससे साफ पता चलता है कि पंजाब के गवर्नमेंट को थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, इकोनॉमी को और पुश करना पड़ेगा, तब जाकर हम कहीं एटलीस्ट देश के जीडीपी के बराबर हमारी ग्रोथ हो सकेगी। अब बात करते हैं कि पंजाब के जीडीपी में किन किन सेक्टरों का कितना कंट्रीब्यूशन है। पंजाब बेसिकली एक एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी है। अगर आप पंजाब की एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर को देखोगे तो इसका आप देखोगे तो जो स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 25.8% जो लोग हैं पंजाब में एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, और इस एग्रीकल्चर से पंजाब की जीडीपी में अराउंड 29% कंट्रीब्यूशन होता है। वही अगर आप इंडस्ट्री देखोगे 31.8% के करीब लोग जो हैं वो काम करते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन 24% है पंजाब की जीडीपी में। वहीं सर्विस सेक्टर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 46% है जीडीपी में, और वहीं जो लोग काम करते हैं अराउंड 42%, मतलब कि काफी हद तक सर्विस सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो सर्विस सेक्टर जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से जुड़ा था काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुआ, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर ने काफी हद तक होल्ड पे रखा, हमारे जीडीपी को बचाए रखा। अगर आप नेशनल लेवल से कंपेयर करोगे कि देखोगे तो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का देश के लेवल पर जस्ट 18.76% ही कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और वही पंजाब का 29% के करीब कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर का। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाब एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। जितना एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उतनी ही इकोनॉमी बैकवर्ड मानी जाती है, और जितना एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन कम होगा उतनी ही इकोनॉमी को एडवांस्ड माना जाता है। अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखो तो देश के हिसाब से अराउंड 28% इसका कंट्रीब्यूशन है, और 23% लोगों को नौकरी मिली है। और एग्रीकल्चर में अगर आप नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर देश के लेवल के हिसाब से भी देखो तो 45%, और वही कहां पंजाब में 25% लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में लगभग 30% ओवरऑल लोग जो हैं सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, और अगर पंजाब की ही देखो तो पंजाब में 42% लोग जो हैं सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। और इसका अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो सर्विस सेक्टर का देश की जीडीपी में 53% कंट्रीब्यूशन है, और पंजाब में अराउंड 46% कंट्रीब्यूशन है। इससे क्लियर हो जाता है कि पंजाब एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि पंजाब को इंडस्ट्रियलाइज बनने के लिए एफर्ट करना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो सबको नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए पंजाब सरकार को, पंजाब के लोगों को इंडस्ट्री के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़े। हालांकि नेशनल लेवल पे भी जो सरकारें हैं वो इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्कीमें चला रही हैं। इसीलिए पंजाब को भी जो इन्वेस्ट पंजाब है और भी कई तरह के अट्रैक्टिव पैकेजेस देने चाहिए ताकि इंडस्ट्री जो है पंजाब में आके सेटअप करें और पंजाब के इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में बढ़े। एक और पैरामीटर से हम पंजाब और नेशनल लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि जो जीडीपी है स्टेट की, उसको जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दें तो एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा। अगर आप देखो तो पंजाब स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है 1,87,408 रुपए है 21-22 के हिसाब से, और देश में अगर आप देखोगे तो 1,72,913 है। लेकिन पंजाब सरकार ने इल्जाम लगाया है अपने बजट स्पीच में कि कहीं पंजाब एक समय में, एक जमाने में टॉप लेवल में आता था पर कैपिटा इनकम में, लेकिन आज 11वें नंबर पे है पर कैपिटा इनकम में। ऐसा क्या हो रहा है कि पंजाब का पर कैपिटा इनकम जो है लगातार गिरता जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं बजट की। बजट जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस बारी जारी किया है उसमें आप देखोगे तो इस बारी सरकार ने अपने बजट में जो टोटल खर्चा है, यानी कि जो उन्होंने कर्जा चुकाना है, जो उन्होंने सड़कों पर खर्चना है, या अपने एजुकेशन प्रोग्राम पर खर्चना है, या स्कूल मॉडर्नाइजेशन पर खर्चना है, या मोहल्ला क्लिनिक्स पर खर्चना है, टोटल जो खर्चा है पंजाब गवर्नमेंट का
इस बारी 1,55,860 करोड़ है, यानी कि 1.55 लाख करोड़ के करीब एक खर्चा करना चाहते हैं। हालांकि ये पिछले साल से 14% ज्यादा है। मगर आप इस टोटल खर्चा में अगर आप देखोगे तो लगभग जो कर्जा देना है इन्होंने, यानी कि जो डेट देना है वो 35,000 करोड़ के करीब है, जो कि 61% ज्यादा है पहले के मुकाबले में। और अगर आप देखो तो नेट जो खर्चा सरकार करेगी, यानी कि कर्जा चुकाने के बाद, वो 1,19,913 करोड़, यानी कि 1.19 लाख करोड़ ही एक्चुअल में सरकार खर्च रही है, बाकी तो सरकार कर्जा दे रही है। तो इसलिए ये सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि आपके जो कर्जा है वो इतना कर्जा है, लगभग इतना पैसा कर्जा चुकाने में लगा रहे हो, पैसा बचता कहां है आपके पास कि आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाओगे। आगे देखोगे तो आपको लगता है कि जो पंजाब सरकार है उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 23,835 करोड़ है, यानी कि पंजाब सरकार को इतना कर्जा इस बार भी लेना पड़ेगा अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। अगर आप ये देखो, इस फिस्कल डेफिसिट में से जो रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि पंजाब सरकार अपना गुजारा चलाने के लिए भी 12,554 करोड़ के करीब कर्जा लेगी, यानी कि सरकार की अपनी रेवेन्यू भी शॉर्ट हो रही है कि सरकार अपने पैसे से अपना गुजारा कर सके, वो भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको सरकार को देखना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ो तो जनरली कहते हैं कि हम कर्जा लेकर हम उसको कहां यूज कर रहे हैं, कि क्या नया एसेट बनाने में यूज कर रहे हैं या हम अपने घर को मैनेज करने में यूज कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो यहां साफ साफ पता चलेगा जो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि अपने मेंटेनेंस पे जो खर्चा है, अराउंड 1,07,932 करोड़ है। मतलब अगर आप देखो लगभग मेजोरिटी जो सरकार का खर्चा इसी पर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि नए पुल, नए ब्रिज, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अगर आप देखो तो कैपिटल आउटले जो देखोगे आप, उससे पता चलेगा कि जस्ट 10,000 करोड़ के करीब ही सरकार रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, बाकी व्यवस्थाएं बनाने में खर्च रही है, यानी कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है। इससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है अराउंड 1,19,913 करोड़ है, और उसमें से 23,835 करोड़ सरकार को कर्जा लेना है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, और 96,000 करोड़ सरकार अपना रिसीट लेके आ रही है सरकार के टैक्सेस के थ्रू या बाकी सोर्सेस। अब देखते हैं कि सरकार के टैक्सेस से कितना पैसा आ रहा है। अगर आप इस टेबल को देखो तो सरकार के जो रिसीट है उसका ब्रेकअप है। अगर आप देखो तो स्टेट ऑन टैक्सेस, यानी कि स्टेट के अपने जो टैक्सेस हैं वो अराउंड 45,588 करोड़ है, जनरली एस्टिमेट है, और 20% ज्यादा है। उसी तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि जो सरकार फीस वगैरह चार्ज करके इकट्ठा करती है, वो अराउंड 6,302 करोड़ है। और अगर आप देखो सेंट्रल टैक्सेस से, यानी कि केंद्र सरकार जो टैक्सेस का हिस्सा देगी, 14,000 करोड़ के करीब यहां से आ रहा है। और केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलेगा वो अराउंड 28,731 करोड़ है। इस तरह से रेवेन्यू रिसीट सरकार का बनता है 95,378 करोड़, यानी कि स्टेट के रेवेन्यू। पंजाब सरकार ने अपने बजट में कहा कि एक जमाना आता था कि पंजाब सरकार अपने खर्चे को 75% तक पूरा कर लेती थी। अब अपना खर्चा सरकार सिर्फ 45 से 48% के करीब पूरा कर पा रही है, यानी कि सरकार की अपनी रेवेन्यू जनरेशन जो है वीक हो गई है, सरकार अपने टैक्स कलेक्शन में वीक हो गई है। सरकार के अपने टैक्सेस में अगर आप देखो तो जो जीएसटी का है, जीएसटी से सरकार को लगभग 45% आ रहा है। और अगर आप आगे बढ़ो तो समझ में आता है, क्योंकि जीएसटी में एक कंपनसेशन क्लॉज है, यानी कि अराउंड जीएसटी जो कलेक्शन से शॉर्टेज हुई सरकार को, यानी कि अराउंड जीएसटी कलेक्शन में अगर पंजाब सरकार को शॉर्टेज हुई तो केंद्र सरकार 14% के एवरेज ग्रोथ के हिसाब से कंपनसेट करता था। ये जो कंपनसेशन है इस 1 जुलाई 2022 के बाद बंद हो जाएंगे, यानी कि अब स्टेट को अब वो अराउंड 15-16 हजार करोड़ जो एज ए कंपनसेशन मिलता था अब नहीं मिलेगा। एक तरफ सरकार ने अपने टैक्स की कमाई नहीं बढ़ाई, ऊपर से कंपनसेशन बंद हो गया, यानी कि सरकार को अब फर्दर 15,000 करोड़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसको कैसे अरेंज करें ये सोचना पड़ेगा।
आपने देखा जो बजट के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे बोरविंग हो या जीएसडीपी हो, पंजाब सरकार का कहीं ना कहीं रेड लाइन में है। अब पंजाब सरकार ने इस बारी जो बजट प्रेजेंट किया उसका दिल्ली मॉडल जो है वो साफ साफ झलकता है। पंजाब सरकार के जो बजट में और भी कई तरह के एक्सपेंडिचर है, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर है रोड के मेंटेनेंस पे, पुलिस पे खर्चा किया, बाकी जो आटा दाल स्कीमों है, ऐसी बहुत सारे स्कीमों पे खर्चा किया। लेकिन उसमें से जो दिल्ली मॉडल है स्पेसिफिकली जो स्कूल के एजुकेशन पे इन्होंने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, अराउंड 13,991 करोड़ रुपए इस बारी खर्चेंगे। उधर से टेक्निकल एजुकेशन पे भी उन्होंने 641 करोड़ खर्चेंगे और हायर एजुकेशन पे 1168 करोड़ खर्चेंगे। ये उम्मीद है कि जो बेसिकली दिल्ली मॉडल से जो इंस्पायर्ड हुए हैं, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है उस पर 50 करोड़ खर्चना है, टीचरों के ट्रेनिंग पे 30 करोड़ खर्चना है उन्होंने, उस तरह से 100 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने हैं 200 करोड़ खर्चना है, स्टेट मैनेजर जो बनाने हैं उस पर 123 करोड़ खर्चना है। यानी कि दिल्ली मॉडल साफ साफ पंजाब के बजट में झलक रहा है। लेकिन मुद्दा वहीं आ जाता है रेवेन्यू जनरेशन का। अगर पंजाब सरकार जो है अपना रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी तो फिर नए खर्चे कैसे करेगी? नए खर्चे फिर वो कर्जा लेके करेगी। जैसे इस बार भी इन्होंने 23,000 करोड़ के करीब कर्जा लेकर अपने खर्चों को पूरा किया है। अब सवाल खड़ा यहां आ जाता है कि भाई अब ये कर्जा कहां से कहां आया। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है पंजाब के डेट पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिंक है, आप इसे क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि पूरे पंजाब के डेट का सिचुएशन। अब बात आता है कि क्या वाकई पंजाब डेट ट्रैप में फंसा हुआ है? पंजाब सरकार ने बजट के 2 दिन पहले ही एक व्हाइट पेपर जारी किया। वो व्हाइट पेपर जो है वो पंजाब के कर्जे के ऊपर काला चिट्ठा है। मतलब व्हाइट पेपर क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। पंजाब गवर्नमेंट के इस व्हाइट पेपर में इल्जाम लगाया गया है कि जो अकालियों की सरकार रही है 10 साल, फिर कांग्रेस की 10 साल सरकार रही है, इन्होंने कुछ एफर्ट नहीं किया और इनके दौरान कर्जे बढ़ते गए। अगर आप देखो तो पंजाब का 1980-81 में कर्जा अराउंड 1009 करोड़ था और ये 2011-12 तक 83,000 करोड़ बढ़ गया और 21-22 तक ये 2,63,265 करोड़ हो गया। हालांकि इसमें गारंटी ऐड नहीं है जो पंजाब सरकार ने दे रखी है, यानी कि पंजाब सरकार के कई कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने भी लोन ले रखा है और उसमें गारंटर पंजाब सरकार है। अगर वो कंपनियां पे नहीं करती हैं तो उसका लोन भी पंजाब सरकार को चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये गारंटियों को जोड़ दें तो 50,000 करोड़ और जुड़ जाता है इसमें। इसीलिए पंजाब सरकार के इस व्हाइट पेपर में इल्जाम लगाया गया है कि पंजाब जो है वो डेट ट्रैप में फंस गया है। डेट ट्रैप मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जो पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लिया जाता है, फिर उसको चुकाने के लिए एक और कर्जा लिया जाता है। पंजाब सरकार फर्दर कहती है कि पंजाब का इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो जीडीपी का 45% है। मतलब कि हम एक साल में जो कमाते हैं उसका 45% पंजाब पर कर्जा है। यानी कि इतना बड़ा कर्जा, बहुत बड़ा कर्जा है। जनरली कितना होना चाहिए? ये 10-20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर 45% कर्जा अकेले पंजाब स्टेट का बहुत बड़ा है। अगर आप इस कर्जे को देखोगे तो लगातार ये कर्जे का एस्टीमेट जो है बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाब के इनकम की पोटेंशियल नहीं बन रही है और जो जानकार कहते हैं कि पंजाब सरकार का जो कर्जा है अराउंड 2024-25 तक भी 45% जीडीपी का ही रहेगा। इसका मतलब है स्कोप बहुत कम है। इसीलिए ये आगाह की भी बात बन जाती है कि कहीं हमारा हाल श्रीलंका जैसा ना हो जाए। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को स्पेसिफिकली इस बात पे ध्यान रखना होगा कि उनकी रेवेन्यू जनरेशन अच्छी हो। जहां से टैक्स की पिल्फरेज हो रही है, चोरी हो रही है, लूप होल्स हैं, उसे प्लग किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारा जो है रेवेन्यू जनरेशन बढ़ सके। अगर रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा तो ही हम अपना कर्जा भी चुका पाएंगे और पंजाब के डेवलपमेंट में काम कर सकेंगे। पंजाब आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा स्टेट मिला है जिसे आम आदमी पार्टी मॉडल स्टेट बना सकती है और पूरे बाकी 27 स्टेटों में एज ए मॉडल स्टेट प्रेजेंट कर सकती है कि देखो हमारी पढ़े लिखों की सरकार है और हमने देखो क्या किया है। अदरवाइज नहीं तो पंजाब के बाद फिर कोई और स्टेट नहीं मिलने वाला, जैसा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का हुआ है।
इसलिए फ्रेंड्स, हम सबका एफर्ट भी होना चाहिए कि हम अपने टैक्सेस को सही से चुकाएं, ताकि सरकार हमारी ना झुके और हम पर इल्जाम ना लगे कि भाई हमने पंजाब को श्रीलंका बना दिया। दूसरी बात, आपका क्या मानना है पंजाब के बजट के ऊपर, पंजाब के रेवेन्यू स्ट्रक्चर के ऊपर, पंजाब में टैक्स कलेक्शन के ऊपर? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हर घर तक वीडियो पहुंच जाए, ताकि पंजाब श्रीलंका ना बने। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इशू के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।